गर्मी में हुआ देवरानी जेठानी का बंटवारा। करण, रोना बंद करो। मैं जानता हूँ माता पिता हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम्हें पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और किसी काबिल बनाऊंगा। भैया, माँ पिता के बिना हमारी जिंदगी कितनी अधूरी अधूरी हो गई है। ये घर मुझे खाने को आता है। अरे भाई, माँ पिता से ही तो घर के अंदर रौनक होती है। लेकिन अब हमारी जिंदगी में हमारे माता पिता नहीं है, लेकिन हमारे सिर पर उनका आशीर्वाद है। और देखना, सब कुछ ठीक ही होगा। करण और सुभाष दोनों भाई अनाथ हो गए थे और अब सुभाष को अपने भाई की जिंदगी संभालनी थी, जिसके चलते वह खेती बाड़ी करने लगता है। जो खेत उसके माता पिता ने मरने से पहले उसके लिए छोड़ दिया था, वह उस पर दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है और गांव से शहर भेजता है। इसी बीच वह करण की पढ़ाई के साथ साथ अपना बहुत बड़ा घर भी बनवा लेता है। ये लो करण, खाना खा लो। ये क्या भैया, आज फिर से आपने खाना जला दिया। कितनी बार कहा है कि शादी कर लो, घर में भाभी आ जाएगी तो घर संभालने वाला कोई तो होगा। अगर घर संभालने वाली ही सही नहीं आई तो? भैया, आपको अपनी जिंदगी शुरू करनी चाहिए। वैसे भी कुछ दिनों बाद मैं शहर चला जाऊंगा। मैं चाहता हूँ जाने से पहले आप इस घर में भाभी ले आओ। करण की बात मानकर सुभाष गौरी नाम की लड़की से शादी कर लेता है। गौरी बहुत समझदार और सुलझी हुई थी। वह शादी के बाद अपने पति और उसके घर को पूरी तरह संभाल लेती है। चलो भैया भाभी, मैं शहर के लिए चलता हूँ। बहुत जल्द वापस लौटूंगा कुछ बनकर। हाँ देवर जी, जब तक आप आएंगे मैं आपके लिए लड़की भी ढूंढ लूंगी। भाभी जी, आप भी ना। करण इतना कहकर ट्रेन में चढ़ जाता है। इसके बाद उसके भैया भाभी दोनों मिलकर खेती बाड़ी करते रहते हैं और शहर में उसकी जरूरत के अनुसार पैसे भिजवाते रहते हैं। देखते ही देखते 7-8 साल हो जाते हैं। इस बीच गौरी और सुभाष को एक बेटा भी हो जाता है, जो अब 7 साल का होता है। सुनिए जी, पड़ोसन एक रिश्ता बता रही थी। लड़की बहुत समझदार, पढ़ी लिखी है और अच्छे घर की है। हमारे करण के लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, पहले करण को शहर से वापस लौट तो आने दो। कुछ समय बाद जब करण अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से वापस घर आता है तो उसकी भाभी उसकी शादी करवाने के लिए उसे कहती है। भाभी, भैया, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी भी करना चाहता हूँ। अरे देवर जी, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। अगर ऐसी बात थी तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? हम उसी से शादी करवाएंगे जिससे आप शादी करना चाहते हैं। करण को शहर की सिमरन बहुत पसंद थी। गौरी और सुभाष दोनों सिमरन के घर पर शादी की बात करने पहुंच जाते हैं और उसका हाथ अपने भाई के लिए मांगकर वे दोनों की शादी करवाकर सिमरन को घर ले आते हैं। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा घर! यहाँ तो हर कमरे के अंदर एसी लगा हुआ है। मेरे पति के भाई इतने अमीर हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। आ जाओ सिमरन, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम इस घर की छोटी बहू हो और मेरी देवरानी हो। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। बाहर बहुत गर्मी है और इतनी गर्मी में तुम सफर करके आई हो, थक गई होगी। गौरी इतना कहकर सिमरन को उसके कमरे में ले आती है। अपना कमरा देखकर सिमरन और भी ज्यादा खुश होती है। ये कमरा तो बहुत अच्छा है। चलो अच्छा है, इसमें एसी लगा हुआ है, कम से कम गर्मी तो नहीं लगेगी। तुम आराम करो, अगर कुछ भी चाहिए हो या मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। गौरी इतना कहकर चली जाती है और अपने बेटे मयंक के लिए खाना परोसकर उसे खिलाने लगती है। मयंक बेटा, चलो जल्दी से खाना खा लो। माँ, मुझे भूख नहीं है, मुझे बर्फ का गोला खाना है। नहीं बेटा, बिना खाना खाए तुम्हें बर्फ का गोला नहीं मिलेगा। खाना खाऊंगा तो बर्फ का गोला दिला दोगी? हाँ बेटा, बिल्कुल दिला दूंगी। इस तरह गौरी अपने बेटे की सारी ख्वाहिश पूरी करती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीतने लगते हैं। वहीं किसी दुर्घटना के चलते इस बार सुभाष के सारे खेतों में आग लग जाती है और सारी फसल खराब हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी इतनी मेहनत सब पानी में मिल गई। सारी की सारी फसल जल गई है। अब हम लोग क्या करें? क्या खाएंगे सारा साल? अजी, आप अपने आप को संभालिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया, मैं नौकरी करूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह करण नौकरी करने लगता है, जिसके चलते वह घर भी संभालता है। कुछ पैसे अपने भैया भाभी को भी देता है और अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे बचा लेता है। लेकिन ये सब देखकर सिमरन को अंदर ही अंदर जलन होने लगती है। आज तो मेरे पति की सैलरी से हिस्सा ले रहे हैं, कल को इस प्रॉपर्टी को भी अपने नाम कर लेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये सब मेरा है, आने वाले टाइम पर ये सब मेरे बच्चों को ही मिलना चाहिए। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस तरह सिमरन सबसे पहले अपने पति को प्रॉपर्टी के लालच में फंसा लेती है। देखो जी, आपकी नौकरी प्राइवेट है, कब छूट जाए कुछ पता नहीं और कब तक अगली नौकरी मिलेगी ये भी नहीं पता। देखो, मुझे तो गौरी दीदी बहुत तेज लगती हैं।
मैंने उन्हें सुना था प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हुए। कहीं ऐसा ना हो वो सारी प्रॉपर्टी हम लोगों से छीन ले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस प्रॉपर्टी में मेरा भी तो हिस्सा है। इसीलिए तो मैं आपको समझा रही हूँ, समय रहते अपने हिस्से पर कब्जा कर लीजिए, कहीं आगे जाकर हम हिस्से में बंटवारा भी ना ले पाए। इस तरह करण अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने भैया भाभी से बंटवारे की बात करता है। मुझे आप लोग मेरा हिस्सा दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर्स, इन पर साइन कर दो भैया। माँ चाचू क्या बात कर रहे हैं? क्या ये हमसे अलग होना चाहते हैं? चाचू ऐसा मत कीजिए, हम सब एक साथ ही रहेंगे। करण मयंक की बातों को भी नजरअंदाज कर देता है। इसी के चलते अपने भाई की जीत के आगे सुभाष कुछ नहीं कर पाता और वह चुपचाप सभी पेपर्स पर साइन कर देता है। बंटवारे के हिसाब से घर का सारा हिस्सा सिमरन अपने पति के नाम करवा लेती है और वहीं घर का एक स्टोर रूम सुभाष और गौरी को मिलता है। माँ यहाँ कितनी गर्मी है, बहुत गर्मी लग रही है। हम अपने एसी वाले रूम में क्यों नहीं है माँ? बेटा तुम्हें गर्मी लग रही है, रुको मैं तुम्हें हवा करती हूँ। गौरी हाथ वाले पंखे से मयंक को हवा करने लगती है। इस स्टोर रूम में कितनी गंदगी है, इसे हमें साफ करना होगा। और यहाँ एक खंबे की भी जरूरत है, लेकिन पंखा खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। साफ सफाई तो मैं कर दूंगी, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे पंखे के लिए? मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा कर्जा उठाकर खेती बाड़ी दोबारा से करूं। ठीक है जी, इस बार मैं भी आपकी मदद करवाऊंगी। दोनों पति पत्नी इस तरह खेती बाड़ी करते हैं। कड़ी धूप में उन्हें बहुत गर्मी लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ स्टोर रूम की टूटी हुई खिड़कियों से और टूटी हुई छत से धूप की किरणें घर के अंदर आती हैं, जिससे घर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अब इसका क्या करें? ये जो धूप घर के अंदर आती है, इससे हमारा घर पूरा गर्म हो जाता है। खेती के चारों तरफ हरी हरी घास हो रही है, उन्हें काटकर इन जगहों पर लगा देते हैं। ठंडी घास से घर गर्म होने की जगह ठंडा हो जाएगा। इस तरह दोनों पति पत्नी गर्मी में घास काट कर लाते हैं और उसे खिड़की से लेकर छत पर लगा देते हैं। इसके बाद उनके घर में धूप आनी बंद हो जाती है और उनका कमरा भी ठंडा रहता है। वहीं दूसरी तरफ देवरानी बंटवारे के बाद एसी की ठंडी हवा में आराम से रह रही होती है। अब तो इस पूरे घर पर मेरा ही कब्जा है। किसी भी कमरे में जाकर कोई भी एसी ऑन कर सकती हूँ और कहीं से भी ठंडी हवा खा सकती हूँ। गर्मी का तो नामो निशान तक नहीं है। सिमरन बड़े ही घमंड में ये सब कह रही थी कि तभी बिजली कट जाती है और घर में एसी से लेकर पंखे सब बंद हो जाते हैं। अरे ये क्या, बिजली कैसे कट हो गई? शाम को जब करण वापस लौटता है तो वो बहुत उदास होता है। सिमरन, दो बुरी खबरें हैं। पहले कि मेरी नौकरी छूट गई और दूसरी कि पूरे 50,000 का बिजली का बिल आया है। जब तक हम इसे भर नहीं देते तब तक बिजली हमें नहीं मिलेगी और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? तुम्हें तो पता है मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अब कुछ है भी नहीं करने के लिए। सारा दिन अब सिमरन और करण को घर में बिना बिजली में रहना पड़ता है, तो वहीं सुभाष और गौरी की मेहनत रंग लाती है। वह अच्छी खासी खेती करके उसका अच्छा मुनाफा प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे वह अपने स्टोर रूम के कमरे को बहुत अच्छा बनवा देते हैं और साथ में अपने घर की परेशानियों को ठीक कर लेते हैं। उनकी ये तरक्की देखकर सिमरन और करण को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों ना हम जेठानी जी और जेठ जी से मदद लें? अरे किस मुंह से जाओगी मदद मांगने? याद है ना, हम लोगों ने उनके साथ कितना बुरा किया। सारा घर अपने हिस्से में कर लिया और उन्हें गर्मी में मरने के लिए छोड़ दिया। इस तरह सिमरन और करण दोनों परेशान बैठे थे, तभी गौरी उनके पास आती है। ये लो देवरानी जी, पूरे 50,000 रुपए हैं। बिजली दफ्तर में ये पैसे भर देना, इसके चलते बिजली वापस आ जाएगी। जेठानी जी, आपको कैसे पता कि हमें 50,000 रुपए की जरूरत है? माफ करना, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी, मुझसे देखा नहीं गया तुम्हें इस हालत में। ये सुनते ही सिमरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गलती का पछतावा करते हुए गौरी को गले से लगाकर माफी मांगती है। रात के 12 बजे जहाँ सब सो रहे होते हैं, वहाँ एक घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। पता नहीं किस कुत्ते ने मुझे काटा था, क्यों पूछ लिया मैंने? गलती हो गई भाभी, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। अरे भाई, गलती तो हमारी हुई है जो तुम पराये लोगों को अपना समझा। ना भाई ना, आज के जमाने में किसी को अपना सोचना ही पाप है। सब आपकी गलती है विकास जी, और कीजिए भाई भाई। सही कहती हो भारती, असली गलती तो मेरी ही हो गई। पर मुझे क्या पता था कि घर को बांधने के चक्कर में मैं इस सपोले को दूध पिला रहा हूँ। हमारा कमरा बहुत बड़ा लग रहा है तुझे, तो अपना कमरा बनवा ले, तोड़वा दे पीछे की दीवार और हड़प ले पड़ोसियों की ज़मीन। अपने कमरे के अंदर महल चुनवा ले, मुझे क्या मतलब, पर मेरे कमरे में नज़र मत गड़ा। अरे क्यों ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों?
सौरभ भाई है तुम्हारा विकास, अब चुप भी हो जाओ। और सौरभ तू छोटा है ना, मांग ले माफी। मांग तो रहा हूँ मम्मी, जबकि गलती तो मेरी है ही नहीं। अगर कोई उस माफी को सुनना ही नहीं चाहेगा तो मैं क्या करूँ? कदमों में बिछ जाऊं क्या? अरे इस शोर के कारण तो अड़ोसी पड़ोसी भी अपने घर की बत्तियां जलाने लगे हैं। किसी ने दरवाजे पर आकर बेल बजा दी तो जो 2 पैसे की इज्जत बची थी ना, वो भी चली जाएगी। वृंदा कह रही होती है कि तभी कमरे के अंदर से आवाज आती है। गई इज्जत गई। बरसों से मेरे बाप दादा ने जो इज्जत कमाई थी लुटवा दी तुम लोगों ने। दिन में लड़ते लड़ते अब अंधेरी रात में भी तुम लोग तमाशा करने लगे हो। अरे भाई ऐसी क्या कमी पड़ गई? भूखमरी छा गई क्या? या कोई डकैती हो गई घर पर? यहाँ लोग इतना बड़ा बड़ा कांड कर देते हैं और मुंह से चू भी नहीं निकलता। और हमारे घर में देखो, इसी कारण तो हम आज तक एक ही मंजिले मकान में रह गए। सड़क पर रोक रोक कर लोग पूछते हैं मुझसे, क्या बात हो गई शंभू जी? घर में एसी है, पंखा है, फ्रिज है, फिर कैसी भूखमरी छा गई आपके घर में जो घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं? पूरी दुनिया में सब आपको ही क्यों टोक कर बोलते हैं? हाँ, क्योंकि पापा जी आप ना सामने से रिप्लाई नहीं करते। मुझे कोई रोक कर तो बोले, उसकी बोलती ना बंद कर दो तो मेरा नाम भी भारती नहीं। और ये कौन बोल रहा था आपको? वो पिंटू अंकल ना, जिसकी खुद की बहू भागी हुई है। देख लीजिए आप वृंदा जी, आपके दोनों बेटों की लड़ाई मुस्ताक आ रही है। मैं तो चला जाऊंगा बाबा इस घर से, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये बातें। 2 रोटी खाऊंगा, हरि के गुण गाऊंगा। ये कहानी शुरू होती है वृंदा के घर से। वृंदा के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी और छोटे बेटे के लिए वृंदा लड़की की तलाश में थी। बहू, आज सौरभ को देखने के लिए लड़की वाले आने वाले हैं, ज़रा चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर देना। ये सुनते ही गुस्से से भारती अपने कमरे में जाती है और पति से कहती है, तुम यहीं बैठो, पैसों का बस हिसाब करते रहो और मैं यहाँ से चल बसूंगी। और मैं तुम्हें जाने दूंगा क्या? अरे क्या हो गया डार्लिंग, क्यों शेर पर सवार हो? न जाने क्या हो गया है मम्मी जी को। सौरभ की शादी की जिद पकड़ बैठी है। आए दिन किसी न किसी लड़की के परिवार वालों को बुला लेती है। कब तक सौरभ का रिश्ता होने से रोकूंगी मैं? शादी होगी सौरभ की तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? क्यों मुझे नौकर की तरह खटवाया जा रहा है यहाँ? कभी इसके लिए खाना बना दो, कभी इसके लिए। लड़की वालों से जो दहेज मिलेगा उसमें से क्या फूटी कौड़ी भी मिलेगी मुझे? पर लड़की वालों की सेवा मुझसे ऐसे करवाई जाती है मानो दुल्हन दरवाजे पर सोने की लड़ मेरे ही गले में डालेगी। अरे अब कुछ बोलो भी। तो रिश्ता तोड़वाना है क्या? और नहीं तो क्या। हमारा बेटा 8 साल का हो गया है, अभी तक वो आराम से सौरभ के साथ सोता था। अब जब सौरभ की बीवी आ जाएगी तो क्या वो सोने देगी हमारे बच्चे को अपने कमरे में? उसे तो हमारे साथ सोना पड़ेगा ना। और इस छोटे से बिस्तर में हम 3 लोग आएंगे कैसे? सही बात है, किंग साइज के बिस्तर में हम 3 किंग जैसे लोग आएंगे कैसे? अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं लड़की वालों का दिमाग ऐसे घुमाऊंगा कि वो मना करके चले जाएंगे। विकास जब अपनी दुकान जा रहा था तब रास्ते में इत्तेफाकन लड़की वाले मिल जाते हैं। भैया, शंभूनाथ जी का घर कहाँ पड़ता है? एड्रेस तो यही का था। क्या काम है जी आपको उनसे? वो हम उनके छोटे बेटे को देखने आए। अच्छा, सौरभ को। आपकी बेटी गोद ली हुई है क्या, जो आप ऐसे लड़के से उसकी शादी करना चाहते हैं? 1 नंबर का नाकारा निकम्मा लड़का है। खैर मुझे क्या, सीधे जाकर बाएं मुड़ जाइएगा। ये बोलकर विकास आगे बढ़ जाता है और मान लेता है कि विनोद उल्टे पांव वापस चला जाएगा। कैसी किस्मत है ना पापा मेरी। आज तक जो भी लड़के देखे सबका इमेज बहुत अच्छा था, पर लड़का असल में बुरा निकला और इसका इमेज तो पहले से ही खराब है। कान भरने वाले बहुत मिलेंगे बेटा। अब यहाँ तक आए हैं तो शंभू जी से मिलकर ही रहूँगा मैं। और जैसे ही निधि का परिवार शंभू जी के परिवार से मिलता है, खास करके सौरभ से, उन्हें सौरभ पसंद आ जाता है और वहीं निधि और सौरभ का रिश्ता पक्का हो जाता है। और 15 दिन के अंदर अंदर ही दुल्हन बनकर निधि वृंदा के घर आ जाती है। सभी रस्मों के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और रोज़ की तरह रोहन भी अपने चाचा के कमरे में चला जाता है। आप यहाँ सोते हो बेटा, चाचू के पास? हाँ, मैं तो हमेशा से यही सोता आया हूँ।
पर आज से ना यहाँ चाची सोएगी बेटा। अब आप बिग बॉय हो ना, चाचू आपको अपने पास नहीं सुला पाएंगे, अब पापा के पास सो जाओ। अच्छा तुम यहीं सो जाओ, चाची कहीं और सो जाएगी, है कि नहीं। निधि थपथपाकर रोहन को सुला देती है और जैसे ही वो सोता है सौरभ उसे अपनी गोद में उठाकर अपनी भाभी के कमरे में सुलाने ले जाता है। रोहन को सौरभ की गोदी में देखकर भारती समझ जाती है कि आज तो उसकी नींद खराब होने वाली है। माना तुम दोनों के फेरे सुबह ही हो गए थे, पर असल में तो अब पता चल रहा है कि मेरी देवरानी घर पर आई है। आते ही बेचारे मेरे बेटे का कमरा छिन गया। खैर तुम लोगों की भी तो फर्स्ट नाइट है, तुम लोगों को भी प्राइवेसी चाहिए होगी ना। सौरभ जाओ, फिक्र मत करो, रात को बीच में अगर रोहन उठ जाएगा तो मैं संभाल लूँगी। वो क्या है ना, इसे तो मेरे साथ सोने की आदत डालनी ही पड़ेगी। चाचू अब इसका रहा कहाँ। आई एम सो सॉरी भाभी, वैसे रोहन एक बार सोता है तो रात में फिर जगता नहीं है, बस बीच बीच में बड़बड़ाता है। ये कहकर सौरभ अपने कमरे में चला जाता है और हो जाता है संग्राम का आगाज। अगली सुबह निधि साड़ी पहनकर सर ढककर अपने कमरे से बाहर आती है और सभी बड़ों के पैर छूती है। जैसे ही वो भारती के पैर छूने झुकती है तो भारती कहती है, यही तरीका तो होता है, पहले जेठानी को सर चढ़ाने का और फिर ऊपर से नीचे धड़ाम से गिरा देने का। क्या हो गया भाभी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं। बुरा मत मानना निधि कि तुम्हारी जेठानी तुमसे ऐसा कह रही है। ये एक जेठानी नहीं, एक माँ कह रही है। आज सुबह जब रोहन की आँख खुली तो बेचारा हैरान था कि वो सोया तो चाचू के पास था, तो मम्मी के पास आंखें कैसे खुली। बार बार चाचू चाचू किए जा रहा था। बेचारे को 2 थप्पड़ मारी मैंने, और फिर मैं करती भी तो क्या, मैं भी तो मजबूर हूँ। कैसे बताऊँ उसे कि चाचू अब तेरा नहीं रहा, वो तो चाची का हो गया है। ये कहकर अपने आंसू पोंछती हुई भारती अपने कमरे में चली जाती है। जहाँ नई बहू के आने से घर में हंसी मजाक का माहौल होना चाहिए था, वहाँ पहले ही दिन रोना धोना शुरू हो गया था। कुछ देर बाद ही एक एक कर मुंह दिखाई की रस्म के लिए मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा लेकर आई हो तुम वृंदा, जैसा हमारा सौरभ वैसी हमारी निधि। अब जल्दी जल्दी तुम हमें गुड न्यूज़ दे देना बेटा। अरे अभी तो हमारी खुद खेलने कूदने की उम्र है आंटी। क्यों रे, तूने तो बचपन से रोहन को पाला पोसा है, बच्चा पालने का एक्सपीरियंस तो तुझे पहले से ही है। शुक्र है आंटी जी आपने ये नहीं कह दिया कि सौरभ और निधि ने ही रोहन को जन्म दिया था। अरे 2 मिनट बच्चों को अपने पास रख लेने से कोई बच्चा पालना नहीं सीख जाता, है कि नहीं सौरभ। और ऐसे ही आए दिन भारती किसी न किसी बात पर अपनी देवरानी को टॉन्ट मारती रहती। एक रोज़ रात के खाने के वक्त, ये तुम दोनों ने ठीक किया कि काम आधा आधा बांट लिया। एक वक्त एक बहू सब्जी बनाएगी तो दूसरी रोटी, और दूसरे वक्त इसी का उल्टा होगा। दिमाग बहुत अच्छा लगाया गया है। वैसे ये आइडिया था किसका? किसका हो सकता है माँ जी? मैं तो जो अंदर से हूँ वही बाहर हूँ। ये तेरा, ये मेरा, ये हमारा, ये उनका, ये शिक्षा तो नई बहू ही अपने मायके से लेकर आई है मम्मी जी। ये आइडिया ना निधि का था। तो इसमें कुछ गलत किया क्या भाभी मैंने? मैं नहीं चाहती कि फिर आपको ऐसा लगे कि मैं ज़बरदस्ती आप पर किसी काम का प्रेशर डाल रही हूँ, क्योंकि जब घर में नई बहू आती है तो घूम फिर कर सारी बात नई बहू पर ही आ जाती है। वो तो दिख ही रहा है किसके आने से क्या हुआ है। आज तक हमारे घर में खाने के वक्त कभी कोई बहस नहीं हुई, और यहाँ देखिए मम्मी जी, और कीजिए अपने छोटे बेटे की शादी अपनी मर्जी से। हो गया, जिसे जो बोलना था बोल दिया, तो अब खाना शुरू करो। सभी खाना खाना शुरू करते हैं। सब्जी में नमक ज़्यादा है नहीं? और ये आलू तो आधे जले हुए हैं। मैंने तो सिर्फ रोटियां बनाई हैं, सब्जी भाभी ने बनाई है। हाँ तो जलेगी ही ना सब्जी, रात भर नींद कहाँ पूरी हो पाती है मेरी। मेरे पति तो ठहरे भोले भंडारी, वो तो कुछ बोलेंगे नहीं, किसी भी हाल में रह लेते हैं, पर मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। घर में हमारे हिस्से के नाम का है ही क्या, ये कमरा जिसमें ले देकर एक बिस्तर है। मैं, मेरा पति, मेरा बेटा, तीनों वहीं सोते हैं। इतने छोटे से बिस्तर में हम सब कैसे आते हैं बस मैं ही जानती हूँ। तो नींद कहाँ से पूरी होगी मेरी। सब्जी बनाते बनाते आँख लग गई थी तो जल गई सब्जी। जिसे नहीं खाना वो बाहर से मंगवा ले। और इसी तरह रोज़ किसी न किसी बात पर भारती निधि को ताना देती रहती। एक रात पसीने से लथपथ निधि सौरभ से कहती है, हाय कितनी गर्मी है सौरभ,
ये पंखा चल रहा है या रो रहा है? ये तो चल ही रहा है बेचारा अपनी स्पीड में। अब 45 डिग्री की गर्मी में इस कमरे को ठंडा करे भी तो कैसे? तो एसी ले लेते हैं ना। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी पापा के कमरे में एसी नहीं है और हम एसी लगवा लेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, उनकी ही रूम में एसी लगवा देते हैं और हम भी ना रात को वहीं सो जाया करेंगे। अगली सुबह निधि अपनी सास से इस बारे में बात करती है। अरे नहीं नहीं बहू, हम क्या करेंगे कमरे में एसी लगवा कर। बुढ़ापे में तो एसी और नुकसान करता है। बार बार एसी में अंदर बाहर करने से शरीर में और 10 बीमारियां लग जाती है। मैं तो खुद ही घुटनों के दर्द से परेशान रहती हूँ। अगर एसी लगवा लिया ना तो गठिया होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और तूने मुझसे पूछ लिया, इतना कायदा रखा, यही बहुत बड़ी बात है। तू ना अपने कमरे में लगवा ले एसी। और ये सुनते ही भारती कहती है, अरे वाह मम्मी जी, मान गए आपको। इस बार की गर्मी में आपको एसी की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, पर जब मेरे कमरे में एसी लगी थी तब तो आपने फ़ौरन टोक दिया था। अरे बहू, क्योंकि उस साल मुझे लू लग गई थी। डॉक्टर ने बोला था ठंड में रहने के लिए। अपने घर की सारी एक्स्ट्रा खर्च, शंभू और वृंदा की दवाइयों के खर्चे, यहाँ तक कि रोहन की पढ़ाई का खर्च भी सौरभ ही उठाता था। पर वो कभी इस बात को जताता नहीं था। फिर भी हमेशा उसे ताने ही मिलते रहते। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। सौरभ और निधि की शादी को 2 साल हो जाते हैं और पिछले कितने महीनों से चलता आ रहा ताना बाना अब गृह कलेश में बदल जाता है। सुबह के 7 बजे वृंदा को अपने घर की रसोई से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आती है। इतनी गरीब मारी में मेरा पति इतनी मुश्किल से मेरे बेटे के लिए बॉर्नविटा लाता है और तुम घोल घोल कर पी जाती हो। किसी बच्चे के लिए आया हुआ बॉर्नविटा मैं क्यों पीऊंगी भाभी? मैंने आपको कितनी बार बताया वो बॉर्नविटा नहीं था, मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही थी। वैसे तो हर तीसरे दिन घी आता है और सौरभ जी ही लेकर आते हैं। मैंने तो कभी नहीं पूछा कि घी जा कहाँ रहा है। एक ही रसोई है, घर के लोग ही खा रहे हैं ना, तो किसी के पेट में ही जा रहा होगा। कोई उठाकर नाली में तो बहा कर आएगा नहीं, तो किस बात की कलेश? तुम्हारे पति के पास नोटों की गड्डियाँ पड़ी होगी, हमारे पास नहीं है। तुम लोग बहाते होंगे राशन नाली में। ये दोनों फिर शुरू हो गई। अपने कमरे से निकलकर वृंदा रसोई में जाती है और अपनी बहू से कहती है, हो गया अब, इस रोज़ रोज़ के कलेश को छोड़ दो। तुम दोनों अपनी अपनी रसोई अलग कर लो। एक वक्त छोटी बहू खाना दे देगी मुझे, एक वक्त तुम दे देना भारती। और अगर ये भी भारी लग रहा है ना तो मत देना। अब तो घर में दोनों बहुओं की रसोई भी अलग हो गई थी, पर फिर भी भारती को चैन कहाँ था। उसे तो पूरे घर पर अपना अधिकार चाहिए था। एक शाम चीखती हुई भारती रोहन को मारते हुए अपने कमरे से बाहर आती है। सब तेरी गलती है, तू ना होता तो आज इस घर में इतना कलेश होता ही नहीं। क्या हो गया भाभी, क्यों जानवरों की तरह मार रही हो इसे? क्योंकि ये भाग्यहीन है। जवान हो गया है मेरा बेटा, अभी कुछ साल में इसके लिए लड़की देखना शुरू करना होगा। पर यहाँ तो इसका खुद का कमरा ही नहीं है, तो बहू रहेगी कहाँ? ये क्या कह रही हैं आप? शादी की अभी से फिक्र, बच्चा है ये। तुम्हारा कोई वंश नहीं है ना निधि, तुम्हें किस बात की फिक्र होगी? फिक्र तो मुझे ही होगी। मेरे बेटे की उम्र शादी लायक जो हो गई है। 10 साल कोई उम्र होती है शादी की भाभी? और आपको किसने मना किया है कमरा बनवाने से? आप एक और कमरा बनवा लीजिए रोहन के लिए। हाँ भाई, मेरे घर तो रेड पड़ रही है, इतने पैसे दबा कर रखे हैं मैंने। हैं? पैसे होते ना तो मैं यहाँ नहीं रहती। इस कलेश में रहने में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है निधि। मैं तो कब का भाड़े के मकान में चली गई होती, पर उनके पास पैसे ही कहाँ हैं। किसी तरह तो हमारी दाल रोटी चलती है। और इस तरह भारती निधि को इतने ताने देती है कि वो रोती हुई सौरभ को फ़ोन करके घर बुला लेती है। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि जिठानी देवरानी के साथ साथ अब दोनों भाइयों में भी बाताबाती शुरू हो जाती है। तू बीच में मत बोल सौरभ, तुम गिनकर 2 लोग हो और तुम लोगों के पास है हमसे भी बड़ा कमरा, तो तुम्हें तकलीफ क्यों होगी? ऐसी बात है तो हम लोग रूम आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं भैया। अरे हम क्यों एक्सचेंज करेंगे सौरभ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना ही बड़ा बनने का शौक है ना तुझे, तो छोड़ दे अपना कमरा और हो जा ऊपर शिफ्ट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये फ्लोर ग्राउंड फ्लोर हो जाएगा। दे दिया मैंने तुझे ज़मीन, इसके ऊपर फ्लोर उठा ले। पहले पहला मंजिला तेरा, उसके बाद जब जिसकी औकात होगी वो उस हिसाब से ऊपर घर बनाता रहेगा।
ये सुनकर सौरभ निधि का हाथ पकड़े अपने कमरे में आ जाता है। खाली जमीन दी गई है हमें, घर के बने बनाए हिस्से में भैया भाभी रहेंगे। जब उनकी मर्जी आएगी हमें ऊपर से भी हटवा देंगे। ऊपर भी पैसे लगाने से फायदा नहीं है सौरभ। इतना अच्छा किया तुमने सबका, क्या मिला तुम्हें इन सब के बदले? खाली जमीन? अरे छत तो छीन ली गई हमारे सर से। निकाल लो अपना गुस्सा, सब निकाल दो। आज मेरी अच्छाई भी हार गई निधि। सामान पैक करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। कमरा क्या, ये घर भी भाई भाभी ही रखे। सामान लेकर निधि और सौरभ दरवाजे तक आते हैं। नहीं बेटा, इस घर को छोड़कर मत जा। बड़ी बहू, रोक ले इसे। आज अगर ये मेरा राम इस घर को छोड़कर निकल गया ना तो ये घर बिखर जाएगा। ना वृंदा ना, आज इसे रोक मत, आज नहीं। और वृंदा का घर 2 मंजिला हो ही नहीं पाता। सौरभ निधि को लेकर अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है।